बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनके हवाले से जानना, जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और सीखना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं तो यकीनन ना सिर्फ मसाइल को उजागर करना हमारा मकसद होता है, बल्कि उन मसाइल का हल तलाश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रैफ़िक के सिलसिले में आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं, ट्रैफ़िक के हवाले से बात करेंगे। और ये जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है, जो ट्रैफ़िक के हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में, अपने मुल्क में, उसका डायरेक्ट क्या रिलेशन है माहौल के साथ, मौसमियाती तब्दीलियों पर कैसे असरअंदाज हो रही है ये ट्रैफ़िक। ना सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों को हम डिस्कस करेंगे बल्कि माहौल को भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माहौल पर क्या चीज़ असरअंदाज हो रही है, मौसमियाती तब्दीलियाँ, इनके ऊपर हमारा क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है और हमारी वजह से ये तब्दीलियाँ किस तरह से रोनुमा हो रही हैं। इस पर भी हमने जो है वो इन डिटेल आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करनी है। इसके साथ साथ आपको बताएं आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें जी हम ज़राए आमदो रफ्त को ही डिस्कस करेंगे और ज़राए आमदो रफ्त में उसूल व ज़वाबित का जो किरदार है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो हम हमेशा बात करते हैं, कवायद व ज़वाबित को जो है वो फॉलो करने के हवाले से बात करते हैं, या फिर जो लोग वायलेट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए क्या कवानीन मौजूद हैं या उनको किस तरह से नुकसान पहुंचता है, वो दूसरों के लिए क्यों नुकसान का सबब बन रहे हैं, उनको समझाना, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज जो है वो ज़राए आमदो रफ्त और इसमें उसूल ज़वाबित का, इसमें कवायद ज़वाबित का क्या किरदार है, क्या किरदार हो सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने कैसे डेवलप करनी है, इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जल्दी से तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी माहिर माहौलियात मोमी सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? मोमी के साथ आज की जो दूसरी मेहमान है आप सब उनको जानते हैं, एडवोकेट नौशीन राजा माहिर कानून, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नौशीन के साथ जो आज के तीसरे मेहमान है कैलीग्राफर हैं वासिल शाहिद, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ आवरी का। मोमी आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, माहिर माहौलियात हैं आप, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तो थोड़ा सा बता दें, फिर जानेंगे ट्रैफिक के क्या असरात हो रहे हैं इन पर। जी ज़रूर। हमारा सबसे पहले हम बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पहले भी ये बात कर चुके हैं, मौसमियाती तब्दीली जिसे हम क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जानते हैं, ये दरअसल में आज पूरी पिछली एक निफ सदी या पूरी सदी से जो एक हमारे इधर एक फिनोमेना शुरू हुआ है उसका नाम है। और वो कैसे ट्रिगर हुआ, जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करना शुरू की। ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? हमारे माहौल में ऑलरेडी ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं, उसके अलावा भी बहुत सी गैसेस हैं जो हमारे माहौल में मौजूद हैं, लेकिन उनकी एक ख़ास मिकदार है जो होने में बैलेंस में रहती है चीज़। लेकिन क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल धुआं, हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और बाकी बहुत से ऐसे जहरीले धुएं जब निकलना शुरू हुए तो वही ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज़ करते गए, जिसमें ऑफ कोर्स हमारा मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड बाय इटसेल्फ जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है और बहुत सी इस तरह की हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर इन्होंने एक थिक लेयर बना दी, जिसकी वजह से जो हीट है वो आपकी दुनिया के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो दुनिया है इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है। हमारे बर्फ़ जो है वो पिघलती जा रही है, हमारे पोलर रीजन्स में बर्फ़ पिघलती जा रही है। साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि वो बैलेंस भी आपकी दुनिया का आउट हो जाएगा, आपकी अर्थ का जो प्लैनेट है उसका आउट हो जाएगा। और इस्लाम के हवाले से भी हम इसको सुनते हैं कि एक ज़माना आएगा जब अपना बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो हमारी ये ज़िंदगी पे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है और हम बहैसियत इंसान बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम वैसे तो क्लाइमेट चेंज होना है दुनिया में, लेकिन उसको हम स्लो डाउन करते हैं। अब किस तरह से कर सकते हैं उस पर जो है हम बात करेंगे। नौशीन आप क्या ऐड करना चाहेंगी? मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो जानेंगे ना कि क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। एग्जैक्टली
پہلے تو میڈم نے بڑا آپ کو ڈیفائن کر دیا کہ بیسیکلی یہ ہے کیا، موسمیاتی تبدیلی ہے کیا. دوسری کیا چیز ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز سے اویئر ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے اور اس کے اثرات پھر ہم لوگوں پہ کیا ہیں. سب سے پہلے تو ہم ہی لوگ ہیں جن پہ یہ سارے اثرات آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کن ریزنز کیا ہیں، مین ریزنز. لائک جس طرح ہم لوگ ٹھیک ہے باقی چیزوں میں ہم نے بڑی ڈیولپمنٹ کی، ہم لوگوں نے بڑی ترقی کی، ہم لوگ کافی چیزوں کو وہ بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن جہاں پہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیا، ہم نے درخت کاٹنا سٹارٹ کر دیا ہے، ہم نے باقی چیزیں، مین جو چیز ہے ہمارا بہت زیادہ جو انوائرمنٹ کا سرکل ہے وہ آپ کے ٹریز پہ چل رہا ہے. جتنے آپ کے بیلنس ٹریز ہوں گے اتنا ہی آپ کے پاس رین فال آ رہا ہے سب چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے. لیکن وہیں پہ ہم نے سب سے زیادہ اگنور کیا. ہم نے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے پلانٹس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، چلو وہ چیز بیوٹی ہے جو بھی ہے، لیکن مین جو چیز تھی وہ ہماری ٹری کٹنگ پہ ہو گئی. اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کی وجہ سے وہ جو انوائرمنٹ ہماری بیلنس تھی وہ اب ڈس بیلنس ہو چکی ہے. ڈس بیلنس. لیکن ابھی بھی میں یہ چیز سمجھتی ہوں کہ اگر ہم لوگ اس چیز سے اویئر ہوں، ہم لوگ اس چیز پہ خود ورک آؤٹ کرنا سٹارٹ کریں تو مے بھی ہم اوور کم کر لیں گے. لیکن اس کے بعد جو سٹیجز ڈفرینٹ ہوتی جائیں گی تو وہی گلوبل وارمنگ کا ایشو بہت زیادہ سٹارٹ ہو چکا ہے، آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. ہم لوگ بہت زیادہ چیزیں وہ یوز کرنا سٹارٹ کر دی ہیں جن سے گیسز امیٹ ہو رہی ہیں، اس کے ہماری اوزون ہماری ڈیمیج ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ سن کی الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ ہمارے پاس اب وہ بیماریاں آ رہی ہیں جو پہلے نہیں تھیں، جو پہلے ڈسکور نہیں ہو رہی تھی. آپ کی اسکن ڈیزیزز ہم لوگ اس سے اویئر ہی نہیں تھے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. اسکن کینسر اسٹل اویئر نہیں ہے، اویئرنیس ہی کریٹ کرنا ہمارا مقصد ہے. واصل کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری دونوں مہمانوں نے ایک ہی بات کی کہ موسمیاتی تبدیلیاں تو رونما ہو رہی ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ہمیں کیوں اویئرنیس نہیں ہے؟ ہمارے اندر تو وہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمیں تھوڑی فرق پڑ رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فرق تو بہت زیادہ پڑ رہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ 21ویں صدی میں انسان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں ان کو اگر یہ کریں تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے پاس جو انسانوں کے پاس وہ تو نیوکلیر کا ہے کہ خدا نخواستہ کسی وقت بٹن دب گیا تو پوری کی پوری انسانیت اور تمام زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے. دوسرا بڑا جو چیلنج ہے وہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنسیا کا ہے، یعنی جو مصنوعی ذہانت ہے. لیکن تیسرا بڑا جو چیلنج ہے وہ ماحولیات کا ہے اس وقت. اور ماحولیات کا چیلنج ایسا ہے کہ یہ زندگی کے لیے خطرہ ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ صرف ہماری لیے نہیں، ہم انسانوں کے لیے نہیں، جہاں پہ زندگی کی بات ہوگی وہ کسی جانور کی زندگی ہو سکتی، کسی پرندے کی زندگی ہو سکتی، کسی آبی مخلوق کی زندگی ہو سکتی. یہ زندگی کے لیے مسئلہ ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں پہ انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کیا گیا وہ صرف اور صرف انسان نے کیا، کسی اور مخلوق نے نہیں کیا. ہم نے ہی اپنے پروڈکشنز کے لیے یہ دھواں پیدا کیا ہے، ہم نے ہی ہر جگہ پہ آگ جلا کر جس طرح ہم دھواں پیدا کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو گاڑیاں چلا کر دھواں پیدا کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو کارخانے لگا کر دھواں پیدا کرتے ہیں. ہر جگہ پہ ہم دھواں پیدا کر کے اوزون کو بھی تباہ کریں اور زندگی کو خطرے میں ڈالیں. اور صرف یہ ہماری زندگی نہیں، سب کی سب. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ اگر ہم کوئی صرف 2-3 سال کے لیے یہاں سے انسان کو اٹھا کے، یعنی انسانی جو ہیومن فٹ پرنٹ ہے وہ زمین سے باہر کسی اور جگہ پہ منتقل ہو جائے تو صرف 3 سال لگیں گے پورے کے پورے ایکو سسٹم کے کہ یہ زمین پھر دوبارہ ایک جنت کی طرح ہو جائے گی اپنے انوائرمنٹ کے اعتبار سے. اور تمام مخلوقات کی وہ آئیڈیل انوائرمنٹ ہوگا. انسان نے ہی ساری کی ساری یہاں پہ انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کیا ہے. اچھا اب انسان کا جب انوائرمنٹ ڈسٹرب کر رہا ہے تو پہلے انسان سمجھتا ہے شاید مجھے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اسے دیکھنا چاہیے کہ زندگی بقیہ خطرے میں ہے یا نہیں. ہو رہی ہے زندگی بہت زیادہ. ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس پاکستان کی مساوی ہاتھی کتنے رہ گئے یہاں پہ، کوئی بھی نہ ہونے کے برابر. اور کتنی مخلوقات ہیں، پرندے دیکھیے، کتنی ایسے انسیکٹس ہیں جو ختم ہوتے جائے. ہم سمجھتے شاید ان کا کردار ہی کچھ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ کردار ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے زندگی کا. اچھا ہم نے زندگی کو پہلے نمبر پہ اس طرح سے ڈسٹرب کیا. اب اگر ہم اس کی بات کریں گے کہ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے، کیا یہ کم ہو سکتا، تو یہ ویری سوری ٹو سے کہ یہ حقیقت کی دنیا میں اگر دیکھا جائے یہ کم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں، کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں، کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں، یہ گلوبل چیلنج ہے. اور اس میں تمام انسانیت کو 7.8 بلین جو انسان ہیں ان کو یکجا یونی ڈائریکشن میں چلنا ہے تو ہی اس کا سولوشن ہے. بصورت دیگر کسی طرح سے اس کے سولوشن ممکن نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کی ایگزسٹنس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہم کتنا اور 50 سال 100 سال اس سے میکسیمم چلے 200 ایئرس کر لیں، اس کے بعد کیا ہے ہم خود قیامت برپا کر دیں گے اس زمین کے اوپر. صرف اپنے لیے نہیں، تمام زندگی کے لیے، کسی بھی طرح کی زندگی اس کے لیے قیامت برپا کر دیں گے.
तो हमें करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये क्या है, हमारी विशेस कंट्रोल में नहीं आ सकती। हर बंदे को गाड़ी चाहिए, हर बंदे को अपनी वो बड़ा शो ऑफ करने के लिए बहुत चीज़ें ऐसी चाहिए जी, सब कुछ। हम अगर देखें रोज़ाना की बुनियाद पे हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करें, कितनी पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, उसके अगेंस्ट हम कितनी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को दे रहे हैं दरख्त लगाकर या किसी और सूरत में देखा जाए तो शायद हम बिल्कुल नेगेटिव ग्राफ में जा रहे हैं इस बात से अगर देखा जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत ज़्यादा सोल्यूशन की दुनिया में बात हो रही कि चलिए जी इकोसिस्टम को ठीक किया जाए, दरख्त लगा दिए जाएं, पानी को ज़रा कंट्रोल किया जाए, इसके इस्तेमाल को, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है वो ये है कि आबादी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इंसानी ख्वाहिशात कभी भी नहीं रोक सकते। देखिए यहाँ इस इस्लामाबाद की मिसाल ले लीजिए, आज से 10 साल पहले इस्लामाबाद छोटा था, आज आप देखें वो टेक्सला से लेकर इधर अलीपुर से आगे देखें और इधर वो मरी के आधे रस्ते तक पहुंच चुका है, उधर कहां तक आबादी कितनी बढ़ गई और सेंट्रल सिटी वही है। रोजाना कितने लोग गाड़ियां चला के वहां तक आते हैं, जाते हैं, कितनी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। आप इसका अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि आप आबादी को कंट्रोल करें। अनफॉर्चुनेटली देखिए पिछली सदी में हम जो इंसान थे 2 बिलियन भी नहीं थे इसके ऊपर, प्लेनेट के ऊपर। आज हम देखें कितने इंसान हो चुके, 7.8 बिलियन। बिल्कुल ऐसे ही। वासिल, आपकी सजेशंस जो हैं उनके ऊपर ही हम गुफ्तगू करेंगे अपने बाकी मेहमानों से भी। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसमियाती तब्दीलियों और माहौल पर ट्रैफिक के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसका जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जान सकें कि माहौलियाती तब्दीली है क्या, अगर माहौल में तब्दीलियाँ आ रही हैं तो उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है, हम पर क्या असर हो सकता है, आने वाला वक्त किस तरह से हमें जो है वो अलर्ट कर रहा है, इस अलार्मिंग सिचुएशन से हमने कैसे निमटना है और इसके लिए क्या मेजर्स और क्या कंट्रोल्स हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इनको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, मोमी से जानते हैं। मोमी, जहाँ पे बात रुकी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हमने ये देखना है कि हम पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं अगर मौसम में ऐसे ही जो है वो तब्दीलियाँ रोनुमा होती रही, क्लाइमेटिक चेंज ऐसे ही होता रहा और इतनी तेज़ी से ही चेंजिंग होती रही, तो फिर आने वाला टाइम हमारे लिए कितना अलार्मिंग है, हमारे से क्या डिमांड कर रहा है, उसके हवाले से तो थोड़ा सा बताएं। देखें, जैसे पहले सब ने जिक्र किया कि ये ह्यूमन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। आपके अर्थ की एक सर्टन, आपके एटमॉस्फेयर में एक सर्टन टेम्परेचर है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी फ्रिज की। अगर फ्रिज के अंदर आपका टेम्परेचर ख़राब हो जाए तो जितना खाना अंदर पड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह दुनिया में आपका खाना, जैसा हम जो है क्रॉप के आपको पता है मौसम तब्दील होने की वजह से क्रॉप पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि पहले सब अगर आपकी कोई भी जो भी क्रॉप थी, कोई भी फसल थी, वो पहले एक सर्टन टाइम पे पकती थी, फार्मर्स को उसका पता था। अब आपकी मौसम, अभी आप देखें पिछले साल कितनी सर्दी थी इस टाइम पे, और इस तक आप देखें हम गर्मी में बैठे हैं। तो एक तो क्लाइमेट चेंज अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कि वो उसमें कब सर्दी की लहर आ जाएगी, कब गर्मी की। तो आपकी क्रॉप्स जो हैं वो जब ख़राब हो जाएंगी, और जैसे पॉपुलेशन की पहले बात हो रही थी, अगर आपकी इतनी पॉपुलेशन भी है, आपने उनको फीड भी करना है, तो आप खाना कहाँ से लाएंगे? फिर आपकी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो रहे हैं, आपकी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आपकी ये टेम्परेचर चेंज की वजह से, और उसके बाकी भी और जो अवामिल हैं इसके अंदर शामिल टेम्परेचर चेंज की वजह से, उसकी वजह से आपकी जब आपकी सॉइल न्यूट्रिशियस नहीं होगी और मतलब न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे, तो आपकी कैसे क्रॉप्स बढ़ेंगी। फिर उसके अलावा बात जिस तरह डिजीज़ की हुई, अभी हमने एक पेंडेमिक देखा, ये अनफॉर्चुनेटली साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये आखिरी पेंडेमिक नहीं है, इससे ज़्यादा लीथल पेंडेमिक्स आएंगे। ये तो कोरोना या कोविड-19 एक हमने देखा, जिस तरह हम जो है आपके दरख्त ख़त्म करते जा रहे हैं, एमिशन ज़्यादा होती जा रही हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे जरासीम भी पैदा होना शुरू हो गए हैं, या बहुत से ऐसी उनकी वो जो हम कहते हैं ना कि अभी ये चेंज हो गया कोविड, अभी इसकी ये चिंगागी ये हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी बढ़ता जाएगा।
उसके अलावा आपकी फ्लड्स हैं, कुछ डिज़ास्टर्स हैं जिनका मैं जिक्र करूंगी। फ्लड्स हैं, सैलाब, आपको पता है हमारे 2010 में जो बहुत बुरा आया था वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आया था। ड्राउट्स हैं, बलूचिस्तान जैसा जो इलाका है बिल्कुल एरिड लैंड है, तो वहाँ पे जब आप देखें तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपका ड्राउट आ गया तो लोगों के पास फसलें नहीं हैं, फिर वहाँ से माइग्रेशन शुरू होती है। जब माइग्रेशन शुरू होती है तो वो शहरों की तरफ आते हैं लोग, शहरों में नौकरियाँ कम हैं, नौकरियाँ कम होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगी, आपका क्राइम बढ़ेगा। तो कहने से मतलब ये आपकी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। और मैं ज़रूर इस चीज़ पे दोबारा रिट्रिएट करूँगी कि पॉपुलेशन बिल्कुल मतलब आपकी इम्पॉर्टेंट है कि उसको कंट्रोल करें, क्योंकि आपके जब जितने रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अर्थ आपको एक सर्टन लिमिटेड रिसोर्सेज वो रिजुविनेट अपने को इतनी जल्दी नहीं कर सकती। तो अगर आप वही बात कि एक केक का पीस होगा, अगर आप 10 लोगों पे बांटेंगे तो जाहिर सी बात है आप देख लें कितना हिस्से में आएगा। तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। अब बात आती है कि पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, वो क्यों ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना रहे या क्यों ऐसे कवानीन मुरतब नहीं करे कि जहाँ दरख्त की कटाई हो रही है तो जिस तरह से वासिल कह रहे थे कि कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। नौशीन, आप बताएं इसके हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं? बिल्कुल हैं कवानीन, हर टॉपिक पे, हर इशू पे कवानीन ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मैं वही चीज़ रिपीट करूँगी, देयर इज़ एन इशू ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, हम में से कोई भी ये तकलीफ़ नहीं करेगा कि अगर कहीं दरख्त कटे हैं या कुछ हुआ है तो हम उस चीज़ को हाईलाइट करें, हम उस चीज़ पे बोलें, हम आपस में डिस्कस ज़रूर कर लेंगे, बहुत बड़ा इशू हो गया जी, इतना कुछ कट गया। अब वही मरी आप देखें, मोटरवे का आप रास्ता देखें, हम लोग बड़ा अरसा रहते रहे मरी में, तो मुझे वो याद है कि हम लोग जब एंटर होते थे मरी में तो ग्रीनरी आपकी ख़त्म ही नहीं होती थी। ऐसे ही है। लेकिन अब आप देखें कि पिंडी इस्लामाबाद के वेदर में और मरी के वेदर में या क्लाइमेट में और उनकी डिग्रीज में बहुत कम फ़र्क रह गया, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो और ये एक सेम होते जाएंगे। क्यों? इशू क्या है कि वहाँ पे दरख्त कटते गए, दरख्त माफिया जितना भी टिम्बर माफिया काम करता है, लेकिन हम में से किसी ने भी वो इशू रेज नहीं किया। लेकिन वही चीज़ के इशू हम में अपने खुद हैं, हम लोग खुद अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं, हम उस डिज़ास्टर्स की तरफ खुद अपने आप को लेकर जा रहे हैं। नो डाउट कि सब लाइफ पूरी जितनी भी है आपके ग्लोब पे वो सारी भी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो जितनी बाकी लाइफ्स हैं वो सब इंसान के लिए ही हैं। अगर हम उनके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, हम उनके सर्वाइवल के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली वो सब कुछ हम अपने लिए ख़राब कर रहे हैं। सही। और वही चीज़ कि अभी तो हमारा ये शायद नहीं, अभी भी मैं यही कहूँगी कि काफ़ी टाइम हमने ज़ाया कर दिया है, लेकिन इस इशू को डिस्कस करना, इस पे अवेयरनेस लाना ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये चीज़ मैं बिल्कुल यहाँ पे इस फोरम पे बोलूँगी कि लॉज ज़रूर हैं, ठीक, पनिशमेंट्स हैं, लेकिन वही चीज़ है कि हम में से कोई भी स्टेप नहीं लेता इन चीज़ों के लिए कि हम कोर्ट्स में जाएं, हम उन चीज़ों को, हम उन लोगों को पनिश करवाएं कि जो ये चीज़ें करवा रहे हैं। शायद हम उसको महसूस नहीं करते कि हमारा नुकसान नहीं हो रहा, अगर मुल्क का नुकसान हो रहा है या मुआशरे का नुकसान हो रहा है तो चलो अल्टीमेटली हम तो बचे हुए हैं। कवानीन मौजूद हैं वासिल, जैसा कि नौशीन ने कहा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो अज़ल से ही मसला चल रहा है। इस मसले का हल आपकी नज़र में क्या है? कैसे हो सकती है इम्प्लीमेंटेशन? कि आया अगर आपने 2 दरख्त काटे हैं, 4 दरख्त काटे हैं, 2 ही लगा दें उनकी जगह पे, 1 ही लगा दें, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनसेशन तो नज़र आए ना। देखिए, जो रियासत होती ना ये यकीनन कानून पे चलती है, लेकिन मुआशरा कभी भी कानून पे नहीं चलता, वो रवायात पे चलता है। हमें ये देखना है, ऐसे ही हमें इस तरह के मामले में अपनी रवायात को भी मजबूत करना होगा और समाज को भी हसास बनाना होगा कि हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार इन चीज़ों पर है। अगर हम सिर्फ कहेंगे कानून की छड़ी पकड़ के हम सब कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि और बड़ी जगहों पे जब देखते हैं कानून टूट रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो दरख्त काटने में कौन कभी किसी को हथकड़ी लगा के 6 महीने जेल में भेजेगा? ऐसा नहीं होगा कभी भी। सही है। तो ये रवायात को मजबूत करने की ज़रूरत है, यहाँ पे लोगों को हसास बनाने की ज़रूरत है कि ये आप इसको बेहतर करने की ज़रूरत। दूसरा, इस हवाले से एक बहुत अहम चीज़ और मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा इन्वायरमेंट चेंज के हवाले से। देखिए, अगर आप ज़मीन का सिर्फ 5 डिग्री टेम्परेचर का बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी मिसाल करूँ कि 42 एवरेज टेम्परेचर था गर्मियों में अगर 1 महीने का, तो अगर वो 47 पे जाता तो वहाँ पे हमारी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। हम कहते हैं कि अब एयर कंडीशनर ज़्यादा देर चले। अब जब AC ज़्यादा देर हम चलाते हैं तो सिर्फ हम AC नहीं चला रहे होते, हम उसके लिए एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं वो सारी की सारी पीछे जो है इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करके प्रोड्यूस होती है। हमारे घर तक अगर लाइट आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसके पीछे उसने कितनी वहाँ पे पोल्यूशन पैदा की हमें अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरह अगर हम
5 मिनट या 10 मिनट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को बिला वजह ऑन रखते हैं, वॉशरूम की लाइट को ऑन रख देते हैं या कहीं और फैन को ऑन कर देते हैं या किसी और जगह पर, तो बेसिकली हम अपने ये तो चाहते कि वो उस वक्त की आसानी होती है, वो बिल्कुल होती है उस वक्त की, लेकिन पीछे पूरे का पूरा हम एनर्जी के जरिए वहाँ पे पोल्यूशन पैदा कर रहे होते हैं। अब यही चीज़ अगर दरख्त ज़्यादा लगा दिए जाएँ तो एक तो टेम्परेचर कंट्रोल होगा और दूसरी तरफ इकोसिस्टम इस तरह का खूबसूरत है फितरत का, वहाँ पे एनर्जी जो प्रोड्यूस करने के पोल्यूशन पैदा होती है वो भी नहीं होगी। अब इसके लिए हमें दो तरह के सोल्यूशन, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म की वही बात है कि हमें जो ना पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना चाहिए और ये आई थिंक द ओनली सोल्यूशन लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं। बस होते देगा हम देखें 2030 में हम शायद 10 बिलियन से ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे 2030 जस्ट इन 10 ईयर्स, और उसके बाद अगर हम मज़ीद आगे जाएंगे 2050 तो हम शायद 15 बिलियन के करीब पहुँच जाएंगे। 15 बिलियन मीन्स हम डबल हो जाएंगे, हर चीज़ जो नाम में आधी आ जाएगी, और प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कार्बन हम कितनी प्रोड्यूस कर चुके होंगे हमें अंदाजा नहीं उस वक्त, सोच के भी जो ना इस वक्त परेशान, हम पता नहीं हम में से कितने होंगे या नहीं होंगे। और हम बड़ा फख्र करते हैं कि हम जो ना इस खत्ते के जो यहाँ पे हम यूथ बहुत है, हमारे पास यूथ बहुत है। कभी हमने सोचा कि इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये है कि जो बूढ़े हैं उनको हमने सेहतमंद ज़िंदगी नहीं दी, वो जल्दी मर जाते हैं, इस वजह से हम यूथ ज़्यादा हैं। हमें उनको भी अच्छी ज़िंदगी देनी है, उनको भी बेहतर देनी है, और उसके लिए हमें एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। ये सिर्फ काबिल फ़ख्र नहीं कि हमारे पास यूथ बहुत है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल माइंड, जो बड़ा माइंड है वो जल्दी ख़त्म हो रहा है। माइंड के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो एक नुकसान भी है। एक बैलेंस होना चाहिए यूथ और ओल्ड एज के दरमियान, चूँकि हम नहीं बड़े होना है, हम नहीं जाना है, हम उस एज तक नहीं पहुंचते जहाँ पे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, वो सारा ये कि नेक्स्ट जनरेशन को हम गाइड कर सकें। एक तो ये सोल्यूशन है कि हम इसको लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन कंट्रोल करें। दूसरा जो सोल्यूशन है वो ये कि एनर्जी जो ना, इसको हम ज़रा थोड़ा सा रवायात में भी देखें, बचत भी है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे यूज़ करते हैं, या हम जनरेटर्स यूज़ करते हैं, या हम यूपीएस यूज़ करते हैं, या हम वहाँ पे ट्रैफिक में आ जाते हैं, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें अब नेक्स्ट दुनिया जा रही है स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सहूलत देनी चाहिए कि हर जगह पे सोलर पैनल्स को यहाँ पे बहुत प्रमोट करें। बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं इस पर आप ही का कमेंट लेंगे हम। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसमियाती तब्दीलियों और माहौल पर ट्रैफिक के असरात क्या मुरतब हो रहे हैं, इनको जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और ऐसे में जानते बूझते समझते हुए जो गलतियां हमसे हो रही हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, ये भी हम साथ साथ जान रहे हैं। और आपसे भी कहेंगे अगर आपके माइंड में कोई सोल्यूशन हो, कोई सजेशन हो, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। मोमी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी टॉपिक के जो अगला एंड है, हमारा जो अगला हाफ है, उसको भी टच कर लिया जाए, ट्रैफिक के असरात। ये जो ट्रैफिक में एकदम से हमने देखा कि अगर पिछले 10-12 सालों की बात की जाए तो एक ड्रास्टिक चेंज आया, बल्कि इंक्रीज़ आया, इसको कहा जा सकता है कि ड्रामेटिकली हम जो है वो दिन ब दिन देख रहे हैं कि हमारी ट्रैफिक में इंक्रीज़ आ रहा है, और फॉर नो रीज़न हम अपनी ख्वाहिशात के ताबे होते चले जा रहे हैं, और फिर एक घर में जहाँ एक गाड़ी से भी काम चल सकता है वहाँ 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इस नुक्ता नज़र का क्या जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है हमारी ज़िंदगियों पर भी और फिर अल्टीमेटली मौसम पर भी? बिल्कुल, देखें पिछले कुछ अरसे में अगर आप देखें तो आपका जो नेशनल ट्रैफिक आपका इंस्टीट्यूट है वो भी ये बताता है कि आपकी गाड़ियों में, जब पाकिस्तान बना था शायद उस वक्त सिर्फ 5000 गाड़ियाँ होंगी, और अब शायद एक्सीड कर गया है नंबर बहुत ज़्यादा। इसका सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये नहीं है कि लोगों की ख्वाहिशात हैं, मैं इस चीज़ को ज़रूर थोड़ा सा वो करूँगी।
क्योंकि देखें कराची का शहर जो था, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि कराची जैसा शहर था उसमें ट्रैम भी चला करती थी, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया करती थी, गवर्नमेंट दिया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ ख़त्म हो गई। हमने खुद लोगों को इस तरफ पुश किया कि आप जो है इंडिविजुअल मोबिलिटी की तरफ आएँ, जिसका मतलब है कि हमने स्टेटस कॉन्शियस कर दिया, हमने गाड़ी को स्टेटस के साथ लिंक कर दिया। हमने अभी एक सर्वे कराया है, अभी मैं एक रिसर्च पे काम कर रही हूँ जिसमें हमने एग्जैक्टली यही चीज़ नोट की है। उसमें जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है, जैसे जैसे आप इनकम लेवल में इंक्रीज़ करते जाते हैं, अगर आप मीडियोकर भी हैं फिर भी आपने सबसे पहली जो चीज़ ली वो अपने गाड़ी ली, और उसके बाद वो ट्रेजेक्ट्री जैसे आपका सबसे जो अमीर बंदा है, या जो हमारे इनकम जो हमने केडर्स दिए थे उसमें जो सबसे हायर लेवल पे आता है वो तो 100% गाड़ी यूज़ करते हैं, चाहे वो जहाँ मर्जी जा रहे हैं। हालांकि अगर आप जैसे जैसे लोअर उसमें आए तो वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर रश वाली जगह जाना है तो मोटर बाइक ले लिया, अगर हमने शहर की तरफ इंटीरियर उसकी तरफ जाना है, रावलपिंडी की तरफ जाना है तो उन्होंने जो है वो टैक्सी या उस पर गुजारा कर लिया। देखें ये सब किस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही हैं, ये उस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही हैं कि हमारी स्टेट हमें वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैस ट्रांजिट प्रोवाइड नहीं कर रही है, और इसका बहुत बड़ा ताल्लुक आपके एनवायरनमेंट के साथ है। इस वक्त अगर आप इस चीज़ को रश को ना भी देखें, स्ट्रेस है उससे आप लेट हो जाते हैं। जो 4-5 गाड़ियाँ वो घरों में क्यों हैं? हम वैसे तो बहुत इजीली क्रिटिसाइज, पहले मैं भी बहुत जल्दी कर देती थी, लेकिन जब से हमने सर्वे किया उसमें हमें ये समझ आई है कि अगर बच्चे ने इस डायरेक्शन में जाना है, आप शहर बढ़ाते जा रहे हैं। सही। एक बच्चे का स्कूल जहाँ 7 था, ठीक है, अब वो उसी बच्चे का स्कूल, जी अच्छा स्कूल है लेकिन 10 किलोमीटर दूर है। बाप का ऑफिस कहाँ है? 2 किलोमीटर दूर। बच्चा गाड़ी पे जा सकता है। अम्मा की ऑफिस कहाँ है? अम्मा का ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब अगर आपने 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना है तो एक गाड़ी पे तो अब्बा जान शुरू होंगे तो वो नौकरी से निकल जाएंगे, या अम्मा होंगी। तो कहने से ये मतलब कि वो 3 गाड़ियाँ भी उन्होंने अपने को फैसिलिटेट करने के लिए की हैं। फिर आप ये देखें कि प्रिवेंटिव हेल्थ कितनी ज़रूरी है। जो आप बाहर के मुल्क में देखें तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों ज़्यादा है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे वॉकिंग का ट्रेंड है, वहाँ साइकिलिंग का ट्रेंड है। हमारे इधर ना आपके पेडेस्ट्रियन वॉकवेज के ऊपर आपको वो छोटे छोटे ठीक है हॉकर्स नज़र आएंगे, या आपको स्वेटरों की जो है दुकानें नजर जिनके पास फॉर इंस्टेंस गाड़ी नहीं है तो वो चलते हुए नजर आएंगे, अदरवाइज जिनके पास है वो इसको सोचेंगे और समझेंगे कि हम क्यों जाएं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि इसके पास तो गाड़ी है, इसके घर में तो गाड़ी है, लेकिन फिर भी ये पैदल चल रहा है। बिल्कुल। और उसकी वजह से अब एनवायरनमेंट पे कैसे असर हो रहा है कि उसकी वजह से एक तो आप यहाँ पे मैस ट्रांजिट नहीं दे रहे हैं, एमिशंस गाड़ियों से ज्यादा हो रहा है। जाहिर सी बात है जहाँ 20 लोग एक बस में जा सकते हैं, अगर वही 20 लोग एक एक गाड़ी लेके जाएंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगी, एमिशन ज्यादा होंगी, आपको सड़कें चौड़ी करनी पड़ेंगी। जब आप सड़कें चौड़ी करते हैं तो क्या होता है कि आप साथ वाली जैसे इस्लामाबाद प्लांट सिटी है, इसकी ग्रीन बेल्ट्स थी, ठीक है, अब वो ग्रीन बेल्ट्स श्रिंक होती जा रही हैं, अब तो खत्म हो गई है कितनी जगहों पे। इंडीड। तो अब क्या है कि आप अपना वो बैलेंस आउट कर रहे हैं, जैसे कि मैडम ने भी पहले जिक्र किया, सर ने भी किया, कि जिस तरह आप दरख्त काटेंगे उसका एक इको सर्विस है। वो सिर्फ दरख्त खूबसूरती या सिर्फ आप ये ना समझें कि वो बस तनावर एक दरख्त है, उसका वो अंडरग्राउंड वाटर आपका बना रहा है, वो आपकी हवा को साफ कर रहा है, वो चिरिंद परिंद जो आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है, वो कितने कीड़े मकोड़े कितने ऐसे जरासीम खाते हैं। अभी कोरोना आया तो हमें महसूस हुआ ना कि वो कहाँ से आया, वो बैट से आया। ये वो जानवर हैं जो एक साइकिल है ना, उसने उसको मारा, उसने उसको उसने वो पैदा किया, या अब हमारी सॉइल किस तरह से न्यूट्रिशियस होती है। जाहिर सी बात है बहुत से कीड़े मकोड़े हैं जिसको बिल्कुल कहने से मतलब कि जो आपकी ग्रीन बेल्ट्स हैं वो श्रिंक होती जा रही हैं। इधर आपका पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन दरख्तों से हो सकती है वो तो आप हटा ही रहे हैं, ठीक है। और फिर आप ये कह रहे हैं कि बीमारियां आ गई, स्मॉग आ गई, पोल्यूशन आ गई। आप स्मॉग की वजह से आप मुझे बताएं लाहौर में कितने बच्चों का स्कूल इम्पैक्ट हुआ, कितने बुजुर्ग हैं जिनके लंग्स इम्पैक्ट हुए, कितने बच्चे हैं जिनको एस्थमा हो गया इस एज में। तो ये क्या चीजें हैं? ये वही चीजें हैं जो हम सिर्फ किस चीज से शुरू हुआ, हमने अपनी मोबिलिटी को जो है वो रिस्ट्रिक्ट। अभी हुकूमत ने ई मोबिलिटी के ऊपर ये जो ई व्हीकल पॉलिसी लाई है, I salute it. However, एक चीज मैं कहूँ, उसी ई व्हीकल को सिर्फ आप अगर मैस ट्रांजिट पे कन्वर्ट करें, कहने से मुराद अगर आप उनकी बसेस और उनकी ट्रेन चलाएं बजाय इसके कि दोबारा गाड़ियां लोगों को दे दें। बिल्कुल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया। इसी पे जो है वो हम मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है मौसमियाती तब्दीलियाँ और माहौल पर असर जान रहे हैं ट्रैफिक के, और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए हमने क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, कवानीन क्या कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर मौजूद हैं तो फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों यकीनी नहीं बन रही, उनको हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे, कहाँ पे कमज़ोरी है, कहाँ पे हमने ट्रेनिंग देनी है, कहाँ से अवेयरनेस को उजागर करना है। ये तमाम सवालात हैं जो कि अब हम अपने मेहमानों से करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मोमी सलीम हैं, एडवोकेट नौशीन राजवा हैं और वासिल शाहिद हैं, जिनसे हम जो है वो ट्रैफिक के कवानीन भी डिस्कस करेंगे। हम कुछ जानेंगे कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या ये जो बढ़ता हुआ गाड़ियों का इस्तेमाल है जिसे हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में एज अ ट्रेंड लिया जा रहा है, एज अ फैशन लिया जा रहा है कि ठीक है अगर मेरे पास गाड़ी है तो क्यों ना मैं इस्तेमाल करूं। मैं अगर बाज़ार से एक ब्रेड भी लेने जाऊं तो वो भी मैं गाड़ी पे जाऊं क्योंकि मेरे घर में 2 से 3 गाड़ियां मौजूद है। इस ट्रेंड को किस तरह से चेंज किया जा सकता है ये तो हम वासिल से जानेंगे, लेकिन कुछ ज़रा कवानीन के हवाले से बात कर लेते हैं। और वो बातें जो मोमी ने हमें ब्रेक पे जाने से पहले बताई थी मैं नौशीन से करना चाहूँगी। नौशीन, देखा जाए तो यकीनन ये कहीं ना कहीं स्टेट का भी यहाँ पे रोल आता है, स्टेट की भी जिम्मेदारी आती है कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर वो नुकसान का सबब बन रही है तो उसको कंट्रोल करे। ट्रैफिक का जिक्र हुआ, एक घर में 4 से 5 गाड़ियाँ, ठीक है ज़रूरत अपनी जगह, लेकिन कुछ कवानीन भी तो मुरतब करने हैं, कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशंस तो सेट करनी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए कि किसकी क्या ज़रूरत है, उसको कैसे लिमिटाइज़ किया जाए। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब स्टेट को इंसेंटिव दे। कुछ जिक्र हुआ, अगर हम जिक्र कर लिया जाए पेशावर BRT का, हमारे पास एक अच्छा इंसेंटिव नज़र आता है जो कि माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश है। अगर ओवरऑल पूरे मुल्क में ऐसी काविशें हो जाएँ, आप समझते हैं कि कंट्रोल हो सकते हैं ये मसाइल? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर जहाँ पे हम लोग देखें कि इंडिविजुअल एफर्ट्स कितनी है वो 50% है, लेकिन 50% आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। लाइक अगर हम देखें हमारे पास इतनी ज़्यादा कार्स जो हैं रोड पे आई कैसे, हमारे बैंक ने लीज पे दी हैं, वहाँ पे फैसिलिटेट किया लोगों को। किया गया। जब एक बंदा कहेगा अच्छा ठीक है ये तो इशू नहीं है, अगर मैं अर्न कर रहा हूँ पर मंथ इतना तो मैं इतना पे कर सकता हूँ, गाड़ी तो मेरे पास आ जाएगी। अब अगर घर में 4 बंदे अर्न कर रहे हैं तो वो सब कहेंगे ठीक है भाई हम अपना अपना अफोर्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या किया, हमने डिस्करेज कर दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ हमने गवर्नमेंट की देखी हैं जो कि फेल हुई हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अब अगर हम देखें तो हमारे पास शायद एक मेट्रो है और इसके अलावा कोई और हमारे पास ऐसी नज़र नहीं आ रही कोई भी सर्विस जिस पे लोग फैसिलिटेट हो रहे हो लोग, और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेट्रो पे अगर आप जाके देखें, मैंने 1-2 दफ़ा ट्रैवल किया है उस पर, तो वहाँ पे लड़कियाँ हैं, जो भी हैं ऑफिस के लोग हैं, सब लोग बड़ा आराम से ट्रैवल करें। अगर वही चीज़ हम अप्रिशिएट करें, वो हम लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें अगर कोई फैसिलिटी मिलेगी तो मेरा ख्याल में लोग चल पड़ेंगे उस तरफ। लेकिन वही चीज़ है कि बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं। तो जहाँ पे पॉलिसीज़ होंगी ऑब्वियसली वहाँ पे बड़ी चीज़ें हम लोग सेटल डाउन हो जाएंगी, लोग चल पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ हमारी सोसाइटी को थोड़ा इंकरेज करना पड़ेगा कि हम लोग एफर्ट्स लाइक गाड़ी के अलावा आप पैदल चलना और ये चीज़ें हेल्थ वाइज तो ये लोग हैं ही बहुत हेल्दी आपके लिए, लेकिन हम लोग वही है कि हम लोग एक ये भी चीज़ है कि हम लोग रोज़गार में और अपने कामों में इतने फंसे हुए हैं, हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि वो आधा घंटा जो हमें चलने में लगेगा उससे अच्छा कि हम 10 मिनट में वो काम कर आएंगे। और पूरा दिन अगर हम लोग देखें कि अर्निंग पीपल का कैसा गुजरता है तो वो रात 12-1 वो जो टाइम था हमारा 9 o'clock सोने का, वो 12 नॉर्मल हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इसमें टाइम बहुत लगेगा इन चीज़ों को दोबारा वापस लाने में, ह्यूमन लाइफ है ज़ाहिर बात है, लेकिन यही है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज डू मैटर हियर। बिल्कुल ऐसे ही है। वासिल, सोच को कैसे बदला जाए, क्योंकि सोच ही वो वाहिद मेरा ख्याल है कि टूल है जिसके ज़रिए आप कौमों को बिगाड़ भी सकते हैं और कौमों को बना भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं। एक माशरे में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन बिगाड़ को कम करने की या जिन नाहमवारियों को हमवार करने की ज़रूरत है, उसमें सोच के किरदार और फिर ट्रैफिक के निज़ाम में ये जो सोच का किरदार है कि बस ठीक है मेरे तो फैशन के तौर पे, अगर मैं जो बात नौशीन ने भी की, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं गाड़ी ख़रीद सकता हूँ, मैं तो ख़रीदूँगा और मैं चलाऊँगा भी, चाहे मुझे जो है वो पैदल चलने से कोई फ़ायदा मिल रहा है, मैंने उस नुकसान में चले जाना है, लेकिन गाड़ी पे ज़रूर जाना है। मैम, ये जो सोच की बात ना, ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बात ये कि सोच को तब्दील करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सोच बनती कैसे है, बिकॉज माइंड इज़ द मास्टर ऑफ आवर बॉडी एंड हु इज़ द मास्टर ऑफ माइंड। माइंड मास्टर जो ना बेसिकली हम थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले हमारा होम होता है, घर। हमारा घर के अंदर क्या हमारी तरबियत इस तरह से होती है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। उसके बाद हमारी स्कूलिंग होती है, उसके अंदर ये चीज़ देखनी है। और नंबर 3 हमारा वर्क प्लेस होता है। वर्क प्लेस के बाद हमारी वर्शिप प्लेस होती है कि हमारी मस्जिद जो है या हमारी जो चर्च है वहाँ पे क्या हमें तरबियत दी जा रही। तो सोच को बदलने के लिए इन चारों इदारों का बैक वक्त काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इन चारों इदारों के दरमियान कोई भी राब्ते का कोई
मौसर ज़रिया नहीं है कि ये जो हमारी मस्जिद, हमारा वर्क प्लेस, प्रोफेशनल प्लेसेस और हमारा जो स्कूल और हमारा घर किसी एक हवाले से जो समाजी तरबियत है वो एक कर सके, ख़ुसूसन जो हमारे मुआशरती मसाइल हैं उनके हवाले से। ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। पहले तो इस हवाले से भी रियासत को भी और मुआशरे को भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो दानिशवर सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम सबको एक कर सकते हैं। दूसरी बात, ट्रैफिक के हवाले से जब हम बात की तो छोटे छोटे काम तो हम कर सकते हैं ना, मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा एक बिहेवियर है, बिहेवियर ये है कि हम देखिए सड़क पे जाएं ना तो हमें पता चल जाता है कि सड़क पे गाड़ियों का जो बिहेवियर ना बेसिकली इस कौम का यही बिहेवियर है। चूँकि हम ही गाड़ी को चला रहे होते हैं, वैसे ही हम अपनी बॉडी को भी चलाते हैं, वैसे ही हम अपने थॉट सिस्टम को और घरों को हम अपनी सड़कों से पहचाने जाते हैं कि हम कैसे। अच्छा देखिए, हम जिस वक्त सिग्नल के करीब पहुंचने वाले होते हैं, सिग्नल अगर ग्रीन है तो हम कहते हैं जल्दी से निकल जाए, स्पीड अप कर दें। अब जैसे गाड़ी को स्पीड करते हैं तो येलो लाइट जितनी देर की ऑन होती है 3 to 5 सेकंड, तब ब्रेक नहीं रखती और आगे जाके हादसा कभी सबब बनती है। और जैसे रेड लाइट ऑन होती है बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। ये काम तो स्टेट बहुत आसानी से मुमकिन कर सकते हैं कि वहाँ पे आप टाइम सिग्नल से लगा दें कि ये 90, 60 इतने सेकंड रहेगा, 50 सेकंड, 40 सेकंड, ये तो हर सिग्नल के ऊपर लाजमी होना चाहिए। हमें ये नजर आ रहा है अब वैसे बहुत कम, और वो भी इस कैपिटल सिटी में या लाहौर के कुछ एरियाज में। बाकी आप कराची में जाएं, कोयटा में जाएं, पेशावर में देखें या लाहौर के अंदर भी, इवन आप मुल्तान रोड पर चले जाएं, कहीं पे ये चीज़ें नहीं है। अगर आप देखें ओवरऑल शायद 10% भी सिग्नल्स के ऊपर ये काम नहीं, लेकिन ये 100% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान का जो रिस्पांस टाइम है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। जितना जल्दी वो रिस्पांस कर देता है, इंसान के रिस्पांस टाइम के मुताबिक उन दोनों को मैच करना चाहिए। एक तो ये काम बहुत ज़रूरी। दूसरी बात ये देखिए कि हम थोड़ा सा खुद भी स्मार्ट होना चाहिए ना। हमने इस बात की अगर बात करें, हाइकिंग करनी थी, घर से चलना है 10 किलोमीटर की गाड़ी ड्राइव करके जाना है हमने, और जा कहाँ पार्क में वॉक करनी है या हमने हाइकिंग करनी है। अबे भाई आप साइकिलिंग करें ना 5 किलोमीटर की, वहाँ से बस होके वापस आ जाइए, इट्स मोर देन इनफ। आप कम से कम पोल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये तो सोल्यूशन दो बहुत आसान है जो कि हमारे हाथ में, एक फर्द के हाथ में, एक रियासत के हाथ में, जो हम इमीडिएटली कर सकते हैं और इस पे करना भी चाहिए। एक और सोल्यूशन है मैम, और वो ग्लोबल लेवल पे होगा और उसने होना ही है, वो टेक्नोलॉजी के जरिए है कि हम जिस तरह मंकीज की तरह गाड़ियों को हैंडल करते हैं, तो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो है, सेल्फ ड्राइव कार्स जो है ना, वो ट्रैफिक के मसले को ओवरकम करेगी और ये करेगी। कैसे करेगी? देखिए, सेल्फ ड्राइव कार ने खुद ही ब्रेक करना है अपने आप को सेंसर्स की बुनियाद पर, खुद ही सिग्नल को उसने करना है, सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने ट्रैफिक को रोकते हुए अपना पाथ क्लियर करके टाइम क्लियर करना है, सारी चीज़ें कि मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगी, सारी चीज़ें। उसमें आपके आगे फिर थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बेहतर उसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर कि अगर आप एक मोहल्ले या एक घर के अंदर 4 लोग एक ही सिम्मत में जा रहे हैं शॉपिंग के लिए या कहीं और, आप इकट्ठे कोऑर्डिनेशन करिए। वो नहीं करते तो वो इंसान का अपना मसला है। लेकिन जो ट्रैफिक में फंस जाना या ट्रैफिक के इश्यूज पैदा हो जाना, हम जिस तरह मंकीज की तरह ट्रैफिक को या बसेस को या गाड़ियों को डील करते, एआई नहीं करेगी। एआई अपने पाथ को बिल्कुल क्लियर करेगी, और दुनिया के अंदर टेस्ट हो चुका है। जो सेल्फ ड्राइव कार्स जो है ना, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। इवन बाइसिकल सेल्फ ड्राइव हैं, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं सेल्फ ड्राइव के ऊपर। आई थिंक सो कि 3 से 5 साल और लगेंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये पॉसिबल हो सकता है, ये एग्जिस्टेंस हो सकती है? जी मैम, होगी, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर दुनिया इस टेक्नोलॉजी के ऊपर 5 साल में जाती है, हमें शायद 10 साल लग जाए, लेकिन लगेंगे, सही आएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन जितना टाइम हमारे पास है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए कि माहौलियाती तब्दीलियों में किसी हद तक हम कमी तो ला सकते हैं, किसी हद तक माहौल को कंट्रोल तो कर सकते हैं। उसके लिए क्या मेजर्स लेना? देखिए 40% जो आपकी एमिशंस इस वक्त हैं वो आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम स्मोक का इशू लें, हम पोल्यूशन का इशू लें, तो डायरेक्टली पता चलता है बगैर किसी रिसर्च के कि जी ट्रांसपोर्ट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। सही। वही वाली बात कि मैं तो इसी चीज़ को फ़रोग दूंगी कि आप मैस ट्रांजिट की तरफ जाएं। जैसे ये जिक्र कर रहे थे कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ऑटो क्रूज़ का जिक्र कर रहे थे कि आप उसको गाड़ी पे लगा दें, अब उसके और भी बहुत से वो आ गए हैं। वो एक ठीक है, आप उसको वो ये देख सकते हैं कि आप ह्यूमन को कैसे जो है फैसिलिटेट करें, लेकिन आपने साथ साथ ये भी देखना है कि आपने इन्वायरमेंट को कैसे देखें। आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो आप सिर्फ
इकोनॉमिक की बात नहीं करते, आप सिर्फ सोशल की बात नहीं करते, आप एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं। करते हैं। और अगर आप तीनों पिलर्स को लेके नहीं चलेंगे तो वही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि पिछले 100 साल की जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें हमने यही अनफॉर्चुनेटली किया कि हमने इकोनॉमिक उसकी तरफ तो बहुत चले, हमने सोशल को पीछे छोड़ दिया और एनवायरनमेंट को तो बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया ना। हमने कहा जी ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं दुनिया में, तो पता नहीं अल्लाह ताला ने ऐसी मादनियात और वो तो वो खत्म ही नहीं होगी। और खत्म और अभी जब पानी को कंट्रोल करने की बात हो रही थी तब भी यही बातें आ रही थी सामने कि पानी तो खत्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, हालांकि आपको भी पता है कि इस्लाम में जो है वो ये चीज़ बरहा कही गई है कि अगर वुज़ू आप दरिया या किसी बड़े पानी के ऐसे ज़ख़ीरे पे भी कर रहे हों तो फिर भी एहतियात करें। तो यहाँ तो फिर आपको पता है कि पानी हम जैसे ज़ाया करते हैं बस ऐसे जैसे वो घर की खेती होती है। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, मेरे लिहाज से जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, मैं फिर अपने सर्वे का जिक्र करूंगी क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। पिंडी इस्लामाबाद का ये सर्वे है और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये बताना चाहूँगी, बल्कि थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ये हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स तक भी ये बात पहुँचाने में कि आपको पता है कि इस वक्त मेट्रो के फीडर रूट्स नहीं हैं। फीडर रूट ना होने से बहुत से ऐसे लोग जो मेट्रो यूज़ करना चाहते हैं या जो मैस ट्रांजिट को यूज़ करना चाहते हैं वो नहीं करते। आप अगर देखें तो हमारा इस वक्त अर्बन स्प्रॉल बढ़ गया है, हमने उसका जो वो डेंसिटी है उसको कम कर दिया है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि अब आप जदीद जितने शहर हैं उसमें देखें तो वो वर्टिकल अपनी हाउसिंग को फ़रोग दे रहे हैं और वो ऑफ कोर्स ऐसी हाउसिंग को फ़रोग दे रहे हैं जो आपकी एक जगह पे हो, ना कि आप बहुत फैलाव में करते हैं। इस वक्त हमारा शहर बहुत फैल गया है। अब जाहिर सी बात है अगर किसी ने PWD से सेंटर ऑफ द सिटी जो आते हैं, क्योंकि सारी वर्क प्लेसेस तो इधर हैं, तो अगर वो वहाँ से आते हैं तो कितने लोगों से हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने मोर देन 70% जो PWD और ये जो गेटवेज जिनको मैं कहूँगी 12 कऊ या G15 वाले, उन्होंने कहा जी हम अपनी गाड़ियाँ बेच देंगे, हमारे लिए तो ये सर दर्द है, क्योंकि हम यहाँ से जब निकलते हैं तो हमारे काम नहीं होते, क्योंकि हमारे पास टाइम एक 24 आवर्स ही है ना दिन के, हम बढ़ा तो नहीं सकते। तो फिर उन्होंने एक तो आपको फीडर रूट देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। दूसरा आपको जिस तरह साइकिलिंग रेंज, ऑब्वियसली हमारा कुछ समर का ऐसा इशू है, हमारे मौसम का ऐसा इशू है कि हम बहुत गर्मी है तो हम यूरोप की तरह हर वक्त पैदल नहीं चल सकते, लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स आप अपने जो ये ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको बढ़ाएं। वो इसलिए बढ़ाएं क्योंकि जब आप ग्रीनरी में से गुजरते हैं तो वो आपका वो फॉरेस्ट बाथ वाला चक्कर है कि ऑफ कोर्स उसके अंदर आपका टेम्परेचर कम होता है, आप वो चीज़ कर सकते हैं। फिर आपके सिटी के अंदर जिस तरह इस्लामाबाद का मास्टर प्लान था तो हर सेक्टर 2x2 के अंदर आपका एक डाउनटाउन था, उस डाउनटाउन के अंदर आपका स्कूल था, उस डाउनटाउन के अंदर आपकी मार्केट है। अब क्या है कि हमने जी ट्रेंडी मॉल्स बना दिए हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है UAE को कॉपी करना चाहते हैं भी, उनके पास तो दरख्त ही नहीं थे, उन्होंने अपने को खूबसूरत उस तरह बनाया, हम तो खुद खूबसूरत हैं, तो हम क्यों उनको जो है हमारी एक अपना कल्चर था मार्केट का वो हमने उसको तबाह कर दिया। तो कहने से ये मुराद, और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है जो फिर पोल्यूशन की तरफ लेके जाती है। तो मेरे लिहाज से आप जब तक मैस ट्रांजिट नहीं देंगे लोगों को, लोग चाह रहे हैं, लोगों की डिमांड है अब ये, वो पार्किंग से तंग हैं। आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में कहाँ पार्किंग की जगह, ब्लू एरिया में तो पार्किंग की जगह है नहीं, वो आप उसके ऊपर 5 मिनट के काम के लिए 15 मिनट आपको घूमना पड़ता है कि आपको कहीं पार्किंग मिल जाए। इसको कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने तीनों मेहमानों से। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है आज के पहले टॉपिक के हवाले से। इसी में मर्ज करेंगे आज के दूसरे टॉपिक को, जिसमें हम ये जानेंगे कि ज़राए आमदोरफ्त में कवानीन की क्या जो है वो अहमियत है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसमें असूल व ज़वाबित क्या कहते हैं और उनको फॉलो करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना, इसमें हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको पूरा करना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। ब्रेक पे जाने से कबल जो बात हो रही थी उसी को अगर हम कंटिन्यू करें नौशीन, तो मोमी ने बड़ी अच्छी बात की कि मैस ट्रांजिट को हमने बढ़ाना है, लेकिन उसको बढ़ाने से पहले कुछ अगर कवानीन पर नज़र डाल ली जाए कि ज़राए आमदोरफ्त के कवानीन क्या कहते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको उजागर कैसे किया जा सकता है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस हवाले से बात करें। वही चीज़ है कि जस्ट लाइक द अदर इश्यूज़ के हमारे पास इसमें भी कवानीन बड़े अच्छे और बहुत इन पर वर्कआउट हुआ है।
اور جتنے میرا خیال میں قوانین فالو ہوں گے اتنا ہی یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو فالو کرنا سارا کچھ. تو وہی جہاں پہ آپ کا قوانین فالو نہیں ہوں گے، ٹریفک کے علاوہ بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، کسی بھی سیکٹر میں دیکھ لیں، وہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ ڈسٹرکشن ہے، وہاں پہ تباہی ہے، وہاں پہ آپ کسی بھی چیز کو آرڈر میں نہیں چلا سکتے ہو. سیم لائک دیٹ. لیکن وہاں پہ آپ یہ ہوتا ہے کہ کچھ افیکٹس جو ہوتے ہیں باقی سوسائٹی پہ ہوتے ہیں جہاں پہ قوانین فالو نہیں ہوتے. اگر ٹریفک رولز فالو نہیں ہوتے تو وہ میرے خیال میں سب سے پہلا نقصان جو ہے آپ کا اپنا ہوتا ہے. اس میں آپ کی اپنی لائف رسک میں ہے، آپ باقی لوگوں کو تو نقصان کرتے ہی کرتے ہو، ساتھ اپنا بھی کر لیتے ہو. آپ کو اکنامکلی دیکھو، آپ کی وہیکل ہے، آپ کی کار ہے، وہ خراب ہو رہی ہے. تو یہاں پہ قوانین بہت اچھے ہیں، لیکن ہمارا ایک وہ پھر اگین وہی چیز ڈسکس ہوگی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیسے ہیں، کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کتنا کیا ہوا ہے. ہم کتنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر رولز ہیں، قوانین ہیں تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ہم میں سے میرا خیال ہے کہ بہت 50% ہی کہیں گے کہ جو بڑا ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے فالو کرنا ہے. ادروائز یہی ہے کہ سگنل اگر بند ہونے والا ہے کہ ٹھیک ہے بس نکل جاؤ جو بھی ہے. اور آفٹر افیکٹس کیا ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے سامنے ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں، اس کو سمجھے کیسے کہ آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہے ہیں. اویئرنیس از دی اونلی تھنگ. جب تک ہم لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ان چیزوں کو، تب تک حالانکہ یہ بڑا اچھا ہے کہ اب آپ کا لائسنس دینے سے پہلے آپ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن وہی چیز جب آپ روڈ پہ آتے ہو تو آپ بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہو کہ بس ٹھیک ہے اب تو لائسنس بھی آ گیا، میرا روڈ ہے، اب نہ کوئی پوچھے گا نہ کچھ جو ہے وہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے. واصل پھر سوچ کا کردار، جب بھی سوچ کی بات آتی ہے، چینج لانے کی بات آتی ہے، تربیت کی بات آتی ہے، ٹریننگز کی بات آتی ہے، اس سے پہلے یقیناً اویئرنیس کریٹ ہوگی کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہم جانتے سمجھتے سب کچھ جو ہے وہ ہمیں پڑھایا بھی گیا، لکھایا بھی گیا، ٹریننگ بھی دی گئی. آخر روڈ پہ ایسا کیا ہے کہ ہم روڈ پہ آتے ہی اور اپنے ہاتھ میں اسٹیئرنگ جب دیکھتے ہیں ہم سب بھول جاتے ہیں، ہماری تربیت پیچھے رہ جاتی ہے، ہماری ٹریننگ پیچھے رہ جاتی ہیں، فائدہ نقصان پیچھے رہ جاتا ہے. صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ اگلے کو چھوڑ کے اور آگے نکلنا اور جلدی پہنچنا ہے. میم یہ بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے. اس کو ہم دیکھیں نا، دو چیزیں تو میں اس پہ واضح کرتا ہوں، لیکن بہت لمبی ڈبیٹ ہے کہ کیوں اسٹیئرنگ پہ بیٹھتے ہی ہم بہت جلد باز ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈیوائس ہے نا، اس نے ہمارے خون کے اندر جلدی کو انجیکٹ کر دیا ہے. ایسے ہی کیسے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ رات 2 بجے دل چاہا ایک ایپ سے آرڈر کیا، جی بارش بھی ہوئی، فوڈ پینڈا سے آپ یا کسی برانڈ کا میں نام لے رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو اسی وقت فوڈ مل جاتا ہے. اب یہ کیا ہے، آپ کی نفسیات کو بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کر، صرف آپ کو فوڈ نہیں دے رہا. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے جس فنگر ٹپس. اب یہ جلد بازی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ کی سپیڈ نے آپ سے آپ کی زندگی کی ڈائریکشن بھی چھین لی ہے. ہماری زندگی کی سمت کیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. کیا ہم بس روزانہ شاید ایک بے مقصد سی پریکٹس کرتے ہیں، 24 آورس کو ایک ملٹی پلائی کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں سپیڈ جو ہے نفسیاتی طور پر ہمیں جو میڈیا ہے، سوری تو میں بھی ایک میڈیا پہ اس وقت بیٹھے ہوئے بات کروں، اس نے بھی ہماری سپیڈ کو بہت بڑھایا ہے. لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کسی بھی چیز کی جو سپیڈ ہمارے بلڈ کی جو باڈی کے اندر سپیڈ ہے نا، اس سے زیادہ ہوگی نا، وہ ہمارے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کرے گی. کسی بھی چیز کی سپیڈ، اور جو اس کے مطابق ہوگی وہ ہماری سوچ ہو یا ہمارے کوئی کام ہو یا ہماری ٹریفک کی رفتار ہو، اس کے مطابق ہوگی، وہی ہمیں سکون دے گی، وہی ہمیں آرام دے گی. وہی فطرت کے مطابق ہے. جو بلڈ کی سپیڈ سے زیادہ ہے وہ اس بلڈ کی سرکولیشن کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس بات کو. دوسری بات میں آپ نے کہی اویئرنیس کی، بالکل ٹھیک ہے، اویئرنیس ہے، رسپانسبلٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس کو ہم اسکولنگ سے شروع کر لیجیے. ساری چیزوں میں اویئرنیس وہیں سے شروع ہو جاتی ہے نا، گھر سے اسکول. وہ سارے کا سارا تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. آپ کو رولز پڑھا دیے جاتے ہیں ٹریفک کے، یہ اس کو فالو کیجیے. کون یاد رکھے؟ کیوں یاد رکھے؟ جب گاڑی کبھی لیں گے دیکھیں گے اور پھر اس وقت دیکھا جائے گا. پریکٹیکل اپروچز ہی ہیں، چھوٹی چھوٹی. ہمیں اس کو وزٹ کرنا چاہیے. دنیا کے اندر اس آئی ٹی کے بعد کوئی مقابلہ نہیں کسی کا، نالج کے میدان میں یا انفارمیشن کے میدان میں یا اویئرنیس کے میدان میں. مقابلہ ہے سکلز اینڈ کریٹیوٹی کے میدان میں. اور سکلز اور کریٹیوٹی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمیں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اپروچ کو بہت زیادہ رکھنا ہے. اور ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھنا، ریوزٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے 60% یعنی 2/3 جو ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا اور بقیہ ہمیں تھیوریٹیکل ہونا پڑے گا. لیکن اگر ہم صرف اور صرف یہ کہیں گے انفارمیشن انجیکٹ کرتے جاؤ، بمبارمنٹ کر رہے ہیں ہر
ब्रेन के ऊपर। ब्रेन तो लिमिटेड है ना इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन हम हर वक्त वो एक रेड किस्म का आ जाता है स्क्रीन के ऊपर बोर्ड, यहाँ पे ये हो गया, उस कलर का हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, वो जल्दबाजी पैदा करता है। उसका टेम्परेचर अगर देखें, वो रेड कलर की फ्रिक्वेंसी वो हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, उस वक्त हमारी थॉट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, और वो सारे के सारे उस तरफ चल पड़े हैं, एक अजीब ट्रेंड चला। फिर हम कहते हैं कि क्यों जल्दबाजी की भाई, क्यों जल्दबाजी की? अरे आपने ट्रेनिंग ऐसे किया पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के अंदर ही, कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो दे दें, थोड़ा सा अपने आप के साथ मिलने का वक्त दे दीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए कि हम हैं क्या हैं, कौन हैं। हम अगर इतना भाग रहे हैं तो किस सिमत में भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? डायरेक्शन की कोई कोचिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी काम करना होगा मैम, इसके लिए कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। और एजुकेशन सिस्टम इस 21st सेंचुरी के जो हवाले से अगर मैं देखूंगा, हमारे पास 90% जो है ना, कुछ है थोड़ा बहुत अच्छा भी है, 90% हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अगेंस्ट है, उसके मुताबिक बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। और शायद कोई मुझे बुरा कहेगा, आज से 10 साल के बाद हमारी ये जो डिग्रियां होंगी ना, ये सारी की सारी ये बस एक पेपर होगी, नथिंग मोर देन इट, कुछ भी इसकी कोई अहमियत नहीं होगी कि डिग्री की। अच्छा, फिर आपने कौन सा काम है, गूगल पे जाएं जी, आप इस पे जाएं, आपको उसी वक्त सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो हमने क्या करना है, हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, जिम्मेदार होना है, और जिम्मेदार होने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं क्या उसकी सिमत ठीक है, और ज्यादा बेहतर ये है कि गलत सिमत में दौड़ने की बजाय सही सिमत में बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि कोचिंग भी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है। लेकिन मम्मी फिर वहीं पे बात आती है कि पॉलिसी मेकर्स जब तक चेक एंड बैलेंस को यकीनी नहीं बनाएंगे तब तक ये तमाम तर चीज़ें ऐसे ही बेसूद होती चली जाएंगी, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाले दे रहे हैं, कोचिंग करने वाले कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि आया हम पे चेक एंड बैलेंस से हम पे कोई चार्ज लगेगा, हम पे फाइन होगा अगर हम ये वाला रूल वायलेट कर रहे हैं। अगर हम वो बात नहीं मान रहे तब शायद हम जाके मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसानी फितरत का हिस्सा है कि सज़ा और जज़ा जब तक नहीं होगी तब तक शायद वो उस तरह से अमल नहीं कर सकता। बिलाशुबा। अच्छा, इस हवाले से मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि हमारे 2018 में नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो आई थी, और उसके मुताबिक इन्होंने एक नेशनल कमेटी बना थी ट्रांसपोर्ट कमेटी बनानी थी, और उसका अप्रूवल भी हो गया था कैबिनेट की तरफ से, लेकिन वो आज तक तश्कील नहीं दी गई। तो जहाँ आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो पॉलिसीज़ बन जाती हैं, पॉलिसीज़ के बाद आपको एक्शन प्लान बनाने पड़ते हैं, और उन एक्शन प्लान्स के अंदर ऑफ कोर्स अब जैसा सिटी वाइज अगर हम बात करें तो वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। उसके अंदर ये भी जिक्र है, फ्रेट का अलहदा जिक्र है कि आप किस तरह से जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक इंट्रा सिटी है और एक इंटर सिटी है, लेकिन हम इस वक्त ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो है वो आपको हर सिटी का एक मास्टर प्लान होना चाहिए है। उसमें आपको ये देखना चाहिए है कि जैसे जिसका मैंने उस सर्वे का जिक्र किया कि आपके लोगों की नीड्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे क्या अगर कोई 12 कौ से उठ के F8 में पढ़ने आ रहा है तो क्या 12 कौ में स्कूल नहीं है? अगर नहीं है तो उसका स्टैंडर्ड क्यों सही नहीं है, ठीक है। या अगर ऑफिसेज हैं तो अगर ठीक है गवर्नमेंट के ज़ाहिर सी बात है वो तो लोगों को वहीं आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन सिटी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या उसको देने के, आप सिटी वाइज देखें उनको कि, और सिटी के अंदर भी फर्दर बाइफरकेट करें कि इलाकों के हवाले से देखें, ताकि बिला वजह आप ए पॉइंट से बी पे लोगों को मत उकसाएं कि वो आएँ। और जो डॉक्सियाइडस जिन्होंने ये मास्टर प्लान इस्लामाबाद का बनाया था, उन्होंने अपने उसमें जिक्र किया हुआ है, जो मैंने अक्सर यहाँ की जो अथॉरिटी है जो उसको देखती है उसको मैंने अक्सर ये चीज़ याद दिलाई है कि उसने बड़ा एक्सप्लिसिटली कहा था कि अगर आपके सड़कें चौड़ी करने के लिए उसने ग्रीन बेल्ट्स कहा चलो हैं आप बना लें, लेकिन उसने ये कहा कि बिला वजह ट्रांसपोर्ट में लोगों का टाइम ज़ाया मत करो। तो ट्रांसपोर्ट को हमने एफिशिएंट इस लिहाज से बनाना है कि हमने लोगों का टाइम बचाना है, हमने माहौल भी बचाना है, लोगों की सेहत भी बचानी है, लोगों का टाइम भी बचाना है। इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही दौड़ में है हम कि बस एक से उधर पहुंचा दो, एक से, ऐसा नहीं है। उसमें आपने बहुत सी और डायमेंशंस देखनी होती हैं। तो एक तो वो जो आप निफाज की बात कह रहे हैं, या अगर लोगों को थ्रेट नहीं है तो वो इसीलिए नहीं है, एक तो हमारा सिविक बिहेवियर थोड़ा सा
ख़राब है, लेकिन उसकी जगह हमें ये भी तो देखना है कि हमारे ऊपर जो चीज़ एक पॉलिसी आ जाती है उसको पूरा एंड तक क्यों नहीं पहुंचाते। बिल्कुल। आपकी ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं ऐसे ही कहूँ नहीं, लेकिन वो भी किस पे काम कर रही है? मोटराइज्ड व्हीकल्स पे। उनको दे दिया गया जी सड़कें चौड़ी हैं, इंडिविजुअल गाड़ियाँ आएंगी और वो करेंगी। अगर कल हमारे इधर ट्राम सिस्टम आ जाता है, हमारे इधर देखिए, मैं मेट्रो के तो वैसे भी इतनी फेवर में नहीं थी, क्योंकि आपने एक बस के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, आप इससे अच्छा सबवे बना देते, आपको वो ज़्यादा एफिशिएंसी होती, ऊपर सड़क से गाड़ियाँ भी जाती, उनके लिए भी एक राइट ऑफ वे होता, और आप यूटिलाइज अंडरग्राउंड भी कर रहे होते। इस वक्त स्मार्ट सिटीज़ जितनी बन रही हैं वो वही वर्टिकल उसमें बन रही हैं, रादर देन आप स्प्रॉल को अब यहाँ से आप PWD तक सड़क चौड़ी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं वहाँ पे मेट्रो ही दे दें, चलें, मतलब मेट्रो ही अब बना दी है तो या उसको अंडरग्राउंड करते हैं। तो वो प्लानिंग का फुकदान है, और जब प्लानिंग का फुकदान आपको टॉप पे नजर आएगा तो वो बॉटम पे भी होगा। और मैं टॉप से मुराद सिर्फ, हम हमेशा कहते हैं जी गवर्नमेंट एक चीज है, स्टेट एक चीज है। स्टेट रहनी है, गवर्नमेंट 5 साल बाद चेंज हो जानी है, तो वो जो स्टेट की थिंकिंग प्रोसेस है उसको हमें चेंज करने की जरूरत है, ना सिर्फ चेंज करने की जरूरत है बल्कि उसके लिए भी कुछ लॉज होने चाहिए, कुछ चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, कुछ सजाएं भी मुख्तस होनी चाहिए कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते तो वहाँ पे भी सजा होनी चाहिए। इस पे कवानीन कैसे जो है वो मुरतब किए जा सकते हैं? बिल्कुल है, इस पे भी कवानीन है, हर चीज़ पे बने हुए हैं कवानीन के आपके। ठीक है, अगर आपने एक पॉलिसी बनाई है, अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं, उसको एंड तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आपका उसका क्या रिजल्ट्स हैं और उसके बाद आपकी सज़ाएं भी हैं। लेकिन बस वही चीज़ है कि हम लोग एक तो उसके एंड तक पहुंचाना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करना। और फिर दूसरा मुझे ये लगता है कि हम लोग इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, हम लोग नहीं बॉदर करते कि ठीक है आप इनमें से कौन जाएगा, कौन टाइम निकलेगा, ठीक है उसमें नेक्स्ट चीज़ों पे काम करो। एक ये भी हमारा माइंड सेट है ना सोसाइटी का कि बस ठीक है जो हो गया उसको अब छोड़ें, अब नेक्स्ट पे हम लोगों को देखना चाहिए, फोकस अपना आगे रखना चाहिए अगर हमने आगे मज़ीद कुछ करने। बट वही चीज़ कि पॉलिसीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमारे लोग उनको अडॉप्ट नहीं करते या फिर उनका माइंड ऐसा नहीं है कि हम लोग वही आप कह रही हैं कि फ़ैशन में हम लोग गाड़ी ले रहे हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। फैशन, अगर हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ होंगी, लोगों के पास होंगी, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली वो उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, बिकॉज हर बंदा अपनी फैसिलिटीज़ देख रहा है, अपनी आसानी देख रहा है, कहाँ पे आसानी है। अगर जब तक उसको प्राइवेट कार में आसानी लगेगी, जब उसको एक अच्छी ट्राम सर्विस मिलेगी या कुछ ऐसा होगा, तो वो ऑब्वियसली लोग उस तरफ भी चल पड़ेंगे। तो द गवर्नमेंट वर्क, द स्टेट वर्क डू मैटर हियर। लेकिन फिर वहीं पे बात आती है, जैसे कि आपने भी कहा कि अगर फैसिलिटीज़ होंगी तो ज़रूर लोग अवेल करेंगे, एक ख़ास प्रपोर्शन ही करेगा, बहुत ज़्यादा लोग नहीं उसको अवेल करना चाहेंगे। अगर सिर्फ मेट्रो की बात करें तो एक ख़ास जो है वो माइंडसेट रखने वाले या एक ख़ास जो है वो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा ही उसको इस्तेमाल करें। बाकी लोगों की यही जो है वो बातें सुनने को मिलती हैं कि जब गाड़ी घर में मौजूद है तो फिर यही जो है वो सबसे बेहतरीन सर्विस है कि अपना टाइम बचाओ और जो है वो जल्दी से पहुंच जाओ। ये जो जल्दी है हर जगह कहीं ना कहीं ये हमारा नुकसान ही बन रही है। एग्जैक्टली, हमारा माइंडसेट यही है, लेकिन रियलाइज़ नहीं करते शायद मे बी कि उससे डबल टाइम हमें बाय रोड पे लगता है, जहाँ पे हम इतने रश में फंस रहे होते हैं, इतना ट्रैफिक होता है। एक तो वो आपका मेंटल स्ट्रेस है, आपका टाइम है, आपकी इन्वायरमेंट है, आपका पोल्यूशन, इतने ज़्यादा फैक्टर्स हम लोग लेके चल रहे होते हैं, वो हम लोग रियलाइज़ ही नहीं कर रहे होते। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जब तक हम लोगों में रियलाइजेशन नहीं होगी कि हम लोगों का एक एक्ट जो है वो कितनी चीज़ें अफेक्ट कर रहे हैं, कितनी चीज़ें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस चीज़ को बेटर बना सकेंगे, इसमें मज़ीद काम कर सकेंगे। बिल्कुल, नौशीन ने बड़ी अच्छी बात की है कि सेल्फ रियलाइजेशन भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनकलकेट करनी है कि अगर हम एक काम कर रहे हैं, एक हमारा छोटा सा भी उठाया हुआ स्टेप हमारे लिए तो नुकसान का सबब बन रहा है, फॉर द टाइमिंग हम इसको नहीं कंसिडर करें, लेकिन लेटर ऑन अगर ये हमारे लिए भी नुकसान बनेगा तो यकीनन ही हमसे एसोसिएट बहुत सारे लोगों के लिए भी नुकसान का सबब बन रहा है। हमने अपना भी ख्याल रखना है और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखना है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे जो है वो हम इनकलकेट कर सकते हैं, इसको उजागर कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं अपने शहरियों को कि उन्होंने ही इस माहौल को भी खुशगवार बनाना है और इस मौसमियाती तब्दीली को भी अडॉप्ट करना है। कैसे करेंगे, इस पर मज़ीद सॉल्यूशंस और सजेशन डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।
तो आप फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। लास्ट सेशन है हमारे इस प्रोग्राम का और इसमें हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस अपने तीनों मेहमानों से और जानेंगे कि हमने क्या करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा माहौल बेहतर से बेहतर हो जाए, इसको खुशगवार बना सकें हम, तो फिर कौन से स्टेप्स हमने उठाने हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, ट्रैफिक के बढ़ते हुए असरात कम किस तरह से किए जा सकते हैं और इन तमाम तर चीज़ों में कवानीन को इम्पोर्टेंस कैसे देनी है, इस पे जो है वो क्या सजेशंस हैं वासिल के पास। वासिल क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए ओवरऑल, ये तो ग्लोबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लेकिन अगर हम फॉर जो है नेशनल लेवल पे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में ले सकते हैं दैट वर्क्स, कि हम जो अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, पहले तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल करने के लिए जिस वजह से वो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको देखना चाहिए। क्यों? मेरे नज़दीक दो बड़ी वजह हैं। एक आपकी मंडी होती है, उसकी वजह से लोग आते हैं शहरों की तरफ कि वो मंडी मार्केट है। दूसरी जो बड़ी रीज़न है वो एजुकेशन है। जो हाई एजुकेशन के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स जो आता है ख़ुसूसी तौर पर तबका देखा जाए, वो जब शहर में आता है हॉस्टल लाइफ या कुछ किसी तरह के गुजारता है एक यूनिवर्सिटी की खातर, तो वो फिर ऐसी लाइफस्टाइल पसंद आता है, वो ऐसी रोशनियाँ पसंद आती है, वो वापस नहीं जाना चाहता। वो एक फ़र्द आता है और 5 साल के बाद वहाँ पे 10 साल के बाद एक ख़ानदान बन जाता है, पूरा एक फैमिली सेटअप बन जाता है और उसके लिए एक पूरे घर के लिए पूरे का पूरा सिस्टम सारा फिर रिक्वायर्ड होता है, सारी चीज़ें, और बहुत तेज़ी के साथ इस तरह पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इसका बड़ा आसान सा एक सोल्यूशन ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी जाए। हर डिस्ट्रिक्ट के सेंटर, जियोग्राफिकल जो सेंटर है, रासमनी के डिस्ट्रिक्ट जो सिटी उसके अंदर बना दी जाए, कसूर के अंदर एक यूनिवर्सिटी हो, काड़ा में हो, और वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हो जिसमें IT और बाकी आर्ट्स साइंस सारी चीज़ों की अच्छी क्वालिफिकेशन हो। वहाँ पे आपको जो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि यूथ है वो साइकिलिंग के जरिए या वो पॉइंट से चलिए ठीक है, वो भी आप उस पर ट्रैवल करें, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे पढ़ें, अपने इलाकाई जो मसाइल उनके ऊपर तहकीक करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, सारी चीज़ें वहाँ पे करें और वहीं पे अपने ये जो इकोनॉमिक जो है, अपने ये फाइनेंशियल जो है वो वहाँ पे रिसोर्सेज को जनरेट करें। वहाँ पे इससे मंडी भी मजबूत होगी। एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे बनती ना, पूरे का पूरा शहर आबाद हो जाता है, उसके पूरा शहर आबाद हो जाता है। आप इस पार्क रोड की मिसाल देख लीजिए, 2 यूनिवर्सिटी के साथ देख लीजिए कितनी बड़ी पूरा शहर आबाद हो चुका है यहीं पे, और वर्टिकल सिटी आबाद होकर लैंड नहीं है तो अब प्लाजे खड़े होना शुरू हो गए हैं। तो आप पहला तो सोल्यूशन मेरे नज़दीक ये है कि पॉपुलेशन को बड़े शहर से कंट्रोल करने के आप यूनिवर्सिटी बनाएं। बड़े शहरों में पॉपुलेशन नहीं आएगी, वहाँ के लोगों को हकूक मिलेगी और वहाँ के जो लोग हैं उनको पढ़ा लिखा अच्छा बादशाह दिमाग मिलेगा। वहाँ पे आप अगर रिसर्च करते हैं एग्रीकल्चर में, वहाँ से अच्छी फसल भी आएगी, सब कुछ वहाँ से अच्छा आएगा, पोल्यूशन कम होगी। ये जो दूसरे शहरों को ट्रैवलिंग बिला वजह की होगी वो रुक जाएगी। स्टूडेंट्स भी तो ट्रैवल करते हैं ना, सारी कितनी बड़ी ट्रैफिक वो कम हो जाएगी। विद इन सिटी जब वो फिर ट्रैवल करते हैं डेली बेस के ऊपर, वो कम हो जाएगी। सारी चीज़ें जब ये कम होगी तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब शहरों की आबादी एक हद से तजावज़ कर जाए तो नए शहर आबाद करो। तो न्यू जो प्लानिंग हम क्या करते हैं, हम उसी शहर के अंदर नई सोसाइटीज आबाद करना शुरू कर दी। ये जो पार्क रोड अगर हम देखते हैं, ये सारे का सारा जो फार्म हाउसेस का था, सारे का सारा ये ग्रीन एरिया था इस्लामाबाद का। देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया एक तरह का बन चुका है, कमर्शियल तो हो चुका है ना, तो अब इंडस्ट्री भी यहाँ पे साथ पहुँच गई, तो कमर्शियल ऑलरेडी पहले हो चुका सारे का सारा। तो अब मेरे नज़दीक सोल्यूशन ये है कि बहुत आसान भी हैं, लोगों को तालीम भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा, माहौल भी ठीक होगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगी और पॉपुलेशन सारी चीज़ें बेहतर होगी। सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी हर डिस्ट्रिक्ट के जियोग्राफिकल सेंटर में बना दी जाए। बिल्कुल, आपकी जानिब से सजेशन आ गई है, मैसेज भी साथ ही दे दीजिए। मैसेज ये है कि ये तो रियासत का काम था, अब शहरी का भी काम है। शहरी का बहुत ज़्यादा काम होता है कि वो भी अपना इनपुट दे, सारी चीज़ें करें। हमें अपने आप की ये जो बॉडी है, अपने आप को देखना, स्मार्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए। बिला वजह हमें ज़रूरत नहीं है घरों से बाहर निकलने की। वैसे भी कोविड पेंडेमिक है, हम बिला वजह चलिए जी कहाँ जा रहे हैं जी, हम जा रहे हैं जी वैसे ही लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, क्या करें, विंडो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही बिला वजह क्या करें। जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है शॉपिंग की, आपको पता ऑनलाइन अच्छी चीज़ मिल सकती है ब्रांड की, तो आप वो मंगवा लीजिए। क्यों जा रहे हैं? आपने 3000 रुपए की शॉपिंग करनी है, आपने टाइम जो कंज्यूम कर दिया और जो आने जाने के ट्रैफिक के ऊपर कंज्यूम कर दिया, वो शायद 5000 रुपए होगा, आप उसको कैलकुलेट करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इस चीज़ों के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनर्जी को बचाने, जो हमारा टॉपिक थोड़ा चलते आ रहा था, बचाने के लिए आप अपने घरों में जहाँ जहाँ आपकी अप्रोच है ना, वहाँ पे बिला वजह इलेक्ट्रिसिटी को यूज ना कीजिए। बहुत खूबसूरत पैगाम। पानी को भी बचाइए, बिजली को भी बचाइए,
ज़मीन के जितने भी वसाइल हैं इनको आप जितने कम से कम आप इस्तेमाल करके अपनी सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छी सी, वो कीजिए। ज़िंदगी में भी सुकून है और बकिया जो ज़िंदगी है उन सब के लिए भी बिल्कुल, और बिल भी कम देने पड़ेंगे। नौशीन, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, कोई एक सजेशन एंड देन फिर अपना मैसेज? एग्जैक्टली हम सारा जितनी हमने डिस्कशन की है उसमें यही मेरे ख्याल में हमारा जो हल निकल रहा है, सोल्यूशन यही निकल रही है कि अगर आप ट्रैवलिंग को कम करना चाहते हो तो आपको उस सेक्टर में फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, और सेकेंडली कि उस सेक्टर के लोगों को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है हमने अब ट्रैवलिंग नहीं करनी। मजीद लाइक ऐसा है कि स्कूल अगर यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं हमने दूसरे ही स्कूल में जाना है, वो चीज़ आप चेंज करें। और दूसरा इस हमारे एजुकेशनल सिस्टम पे वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक अच्छे स्कूल की तलाश वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। सबकी एजुकेशन अगर बराबर होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग बच्चों को मुख्तलिफ स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ लेकर जाएंगे। ऑब्वियसली हमें ये सेटिस्फेक्शन होगी, नहीं ठीक है वहाँ पे भी यही कुछ है जो हमारे पास मिल रहा है, वहाँ पे भी ऐसे ही टीचर्स होंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छी सजेशन। तो ये हमारा ख्याल है कि 50% यहाँ पे आके आपकी ट्रैफिक कंट्रोल हो जाती है। कि सुबह आप रोड्स पे देखें तो आपको 50% स्टूडेंट्स लग रहे हैं जो रावलपिंडी से ट्रेवल करके आ रहे होंगे इस्लामाबाद तक। ये तो मैं वो थोड़ा कह रही हूँ, बल्कि आउट सिटी से भी आ रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो फिर यही चीज़ है कि आपकी फैसिलिटीज़ दे डू मैटर, और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों की अवेयरनेस, लोगों की एक्सेप्टेंस और उनकी सेटिस्फेक्शन के ठीक है जो हमें मिल रहा है वो गुड लेवल की चीज़ मिल रही है। सही, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अपना पैगाम भी दे दें। सजेशन तो आपने बड़ी ज़बरदस्त दे दी है। हाँ, पैगाम बस यही है कि ठीक है आप लोगों ने अगर कुछ चेंज आप सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने ऊपर वर्कआउट करना है। जब तक आप अपनी आदतें, अपनी डेली की रूटीन आप नहीं चेंज करते हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। और ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस पे भी मैं दोबारा बोलना चाहूँगी कि आप अगर दरख्त कहीं पे कट रहे हैं या फिर उनको उगाने की भी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, ये सिर्फ आपकी अपनी लाइफ के लिए, आपकी जनरेशंस तक ये चीज़ें चलती हैं। आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ भी हमने यकीनी बनाना है। बहुत खूबसूरत बात। मोमी, सजेशंस एंड देन मैसेज। देखें, अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है पूरे साउथ एशिया में, तो हमें रूरल डेवलपमेंट की तरफ काम करना पड़ेगा। नए शहर तो ठीक है लेकिन एक इसकी तरफ भी, और शहरों को भी हमें रीथिंक करना पड़ेगा। लैंड यूज़ पॉलिसी हमारी नहीं है, प्लीज़ वो अगर बना दें तो बहुत हम तैयार हैं उसमें हेल्प करने के लिए। दूसरा, कोविड ने अभी वर्क का बहुत ज़्यादा हमारा चेंज कर दिया पैटर्न। हमें रियलाइज़ हुआ बहुत से काम घर से हो सकते हैं, तो हम न्यू काइंड जो पूरे यूरोप में पहले भी हो रहा था तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। और पैगाम मैं यही देना चाहूँगी कि देखें आप लग्जरी टू नेसेसिटी आ जाएं, क्योंकि आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़रा ख़वातीन को थोड़ा सा गाइड करें क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फरमाइश ज़्यादा हो जाती है। देखें, जो कंज्यूमर पैटर्न्स है ना, इस वक्त हम पूरी दुनिया में देखें, जो हमने शुरू में क्लाइमेट चेंज की बात की, वो सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं आपकी कंज्यूमर पैटर्न से। आप AC आप अपने को अडेप्ट नहीं करें, आप AC या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप आर्टिफिशियल उस पर जा रहे हैं, लेकिन नेचुरली आप अपने को अडेप्ट कर सकते हैं। आप कपड़े बहुत ज़्यादा बनवा रहे हैं, मतलब मेरे पास अभी भी वो सूट हैं जो आज से 7 साल पहले थे और मैं कॉन्फिडेंटली वो पहनती हूँ। मैं ज़्यादा शादियों पे जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 2-3 शादियों के जोड़े हैं और वही मैं हर जगह कॉन्फिडेंटली पहन के जाती हूँ। द पॉइंट इज़ कि आप अपनी लग्जरी को छोड़ें, अपनी सोशल उसके साथ जो आपने अपने स्टेटस जोड़े में है, आपका सोशल स्टेटस जो है वो आपके मेंटालिटी से है, आपके बिहेवियर से है, उसको उससे जोड़ें। 12 हाँ बिल्कुल, उसको बजाय इसके कि आप जो है अपने कपड़ों और जूतों और अपनी बाकी चीजें, और ये सिर्फ खवातीन नहीं है, ट्रस्ट यू मी, जेंट्स उतने ही इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्योंकि देखें जहाँ डिमांड होती है, फिर मैं थोड़ा सा ओपन करके बात करूं, तो फिर आपने फैशन इंडस्ट्री ने, बिजनेसेस ने औरत को एक कमोडिटी बना दिया है अनफॉर्चुनेटली। तो वो कमोडिटी किसको सेल कर रहे हैं? द पॉइंट इज कि आप जब तक ये चीज औरतों से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो आई थिंक ये चीजें आसान नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसी के साथ अपना पैगाम भी दे दें। सजेशंस तो बड़ी जबरदस्त आ गई हैं। बस यही है कि आप अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानें और कलेक्टिव थिंकिंग की तरफ, जब तक मैं अपना इंडिविजुअल सोचती रहूंगी मैं दुनिया का भला नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने जाना मौसमियाती तब्दीली क्या है और इसको हमने किस तरह से एडजस्टमेंट प्रोवाइड करनी है। मौसम में जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान का सबब बन रही हैं। इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या है, अवेयरनेस का क्या किरदार है, वो हमने जाना। करना क्या है, हमेशा ये पूछा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे
सॉल्यूशंस, बहुत सारे सजेशंस हमारे मेहमानों की जानिब से आए कि हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट किस तरह से करनी है, अपने अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उजागर करनी है, वो हमने जाना। और इसके साथ साथ हमने प्रमोट करना है कलेक्टिव एफर्ट को। ये नहीं कि मैं तो भला सोच रहा हूँ लेकिन अगर साथ वाला नहीं सोच रहा तो मुझे क्या, उसको भी साथ लेकर चलना है ताकि हम आने वाले जो हमारी नस्ल है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें। उनका भी हक है कि वो ये तमाम तर रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें जैसे कि हमने किया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा, आज के सोल्यूशन और जितने भी सजेशन थे वो भी पसंद आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।